कोरोना काल में जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। जो जियो यूजर अपना फोन रिचार्ज नहीं करवा सकते वो जियो की फ्री वॉइस कॉल का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे जियो यूजर्स के लिए 300 मिनट फ्री आउटगोइंग वॉइस कॉल का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जियो फोन यूजर्स को बाय वन गेट वन प्लान की सुविधा भी दी गई है। रिलायंस ने एक बार फिर दोहराया है कि संकट की इस घड़ी में वो हर देशवासी के साथ खड़ा है। लापरवाह लोगों में जागरूकता और नियम पालना के लिए सीएम ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट से सीएम अपील कर रहे हैं कि कोरोना लापरवाही में ना ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि ये वीडियो हृदय विदारक है। डॉक्टर दीपिका अरोड़ा प्रेग्नेंट थी और उन्हें कोविड हो गया था। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी के लिए एक जरूरी संदेश दिया है कि कोविड को गंभीरता से लें। मैं डॉक्टर दीपिका को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। वेरी बैड सिम्टम्स। आई एम नॉट एबल टू स्पीक, but I really want to convey my message to all. Please wear mask whenever you go outside, whenever you interact with people. Either it is outside, either at home, for your near one and dear one's safety. I really pray ये कंडीशन किसी की भी ना हो, and especially during my pregnancy. I really don't want किसी को भी ये symptoms आए. Please tell your family members, don't take it so lightly. Please irresponsible मत हो, अपने मास्क पहन के बाहर निकलो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, डोंट रिमूव योर मास्क, क्योंकि आपके घर में देयर आर सम ओल्डर पीपल, देयर आर सम चिल्ड्रन, किड्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। मैं कभी इस तरीके से बैठने वाली नहीं हूँ। I always want to work. I always want to run. I always want to walk. I was active. What? कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से फैलते संक्रमण और मरते मरीजों के बीच अब प्रदेश में वेंटिलेटर्स पर सियासत गरमा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स को डिफेक्टिव बताया है। आफतकाल में सियासत परवान पर है। पहले ऑक्सीजन पर खूब आर पार हुई, फिर वैक्सीन पर जमकर बवाल हुआ। अब वेंटिलेटर्स पर सियासत गरमा गई है। अब की बार सीएम गहलोत ने पीएम केयर फंड से प्रदेश में भेजे गए वेंटिलेटर को डिफेक्टिव बताते हुए इनकी खरीद की जांच की मांग कर डाली है और कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच करवानी चाहिए कि ऐसे डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स की खरीद कैसे हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने लिखा, भारत सरकार ने प्रदेश को पीएम केयर फंड से 1900 वेंटिलेटर्स उपलब्ध करवाए थे। इनके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की ही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इनमें से कई वेंटिलेटर्स में तकनीकी कमियां हैं और इन्हें इस्तेमाल करना रोगियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान तब आया है जब बीजेपी वेंटिलेटर्स किराए पर देने का मसले को तूल दे रही है और राज्य सरकार को चौतरफा घेरने का प्रयास कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी लापरवाही और अपनी जो इनकी अक्षमता है उसे न छिपाए, उसमें कोई सुधार करे। जैसे मेरी मांग है कि आपका जैसे प्लाज्मा है वह जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएं,
जनता डोनेट कर रही है, तो डोनर को के एवज में आप 16,500 प्रति डोनर का चढ़ाने का वसूल कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये भी निंदनीय है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सांसों से समझौता कतई नहीं किया जा सकता। लिहाजा वेंटिलेटर्स को लेकर आरोप गंभीर है। अगर ये सही है तो सच सामने आना चाहिए, जांच भी जरूर होनी चाहिए कि सभी वेंटिलेटर्स में प्रेशर ड्रॉप की समस्या कैसे आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में हर सांस जरूरी है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अवसर राजनीति करने का नहीं है, जिसकी जहां सरकार है वो वहां अपनी जिम्मेदारी निभाए। वैक्सीन देंगे केंद्र सरकार तभी तो हम लोग लगाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब 5 मिनट के लिए स्लॉट खुलता है और तब बंद हो जाता है, तो वो 5 मिनट के लिए इसलिए खुलता है कि जितनी डोज हमको केंद्र से मिलती है उसी को तो हम जाते हैं, तब तक वो बुकिंग हो जाती है, 5 मिनट में बुक हो जाएगी, तो 5 मिनट में बंद करना पड़ेगा। 10 में होती है 10 में, और ज्यादा वैक्सीन आएंगी तो हम पूरे दिन खोल देंगे। कोई भी आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और ये करे। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें, वैक्सीन क्यों नहीं वैक्सीन को खुला कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, जब बाजार से ग्लोबल टेंडर से हम वैक्सीन लेने की बात करें तो हमारे यहाँ जो निर्माता कंपनियां हैं वो आवेदन कर रखा है, उनको क्यों नहीं लाइसेंस दे रहे हैं? क्यों 3 ही कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है? क्यों वो जो सीरम वगैरह जो संस्थाएं वो 10% इंडिया में रख के 90% के दूसरों से टेंडर कर चुके हैं? ये चीजें तो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देखनी है, हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है। राज्य सरकार के बस में लोगों के लिए सुविधाएं, बेड्स और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जो ऑक्सीजन आती है उसका सही तरीके से वितरण करना, लोगों की जान बचाना। अब आप देखिए कि पहले डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के ऊपर ही मरीजों को भर्ती होते थे, हमारी सरकार ने निर्देश दिए कि CHC लेवल पे जाइए, जरूरत पड़े तो कोरोना काल के इस दौर में सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को नसीहत दी है कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उन्होंने कहा कि पूनिया को अपने सभी सांसदों के साथ मिलकर केंद्र के सामने राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी कोरोना के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन ज्यादातर संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर है, इसलिए जनता की मांग को तो उठाना ही पड़ेगा। पूनिया जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन उनको चाहिए कि अपने 25 सांसदों को साथ लेकर के, 3 केंद्रीय मंत्रियों को साथ लेकर के मोदी जी से और अपनी पार्टी के नेताओं से, नड्डा जी से बात करें और ये कहें कि भाई हमें राजस्थान की जनता ने वोट देकर के जिताया है, हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ जाए हैं, जन्मे हैं, हमारी कर्मभूमि है, तो हमको आप जो केंद्र से कोटा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको हमको कोटा मिलना चाहिए। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी दौरे पर हैं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी गए हैं। इसके साथ ही कोरोना को लेकर व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी गजनेर पहुंचे और वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PPE किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से जल्द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और बेड की व्यवस्था की जाएगी। गजनेर स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों की मंत्री भाटी ने हौसला अफजाई भी की। झुंझुनू में हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी ने पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वहीं बताया कि अभी प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा प्रभावी है, इसकी सख्ती से पालना करनी होगी, तभी इस युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा कि सभी राज्यों सरकारों के साथ समान व्यवहार करें। कोरोना को लेकर जिले के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। आज नवलगढ़ के विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। ये बताइए कि जिले की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, किस प्रकार के प्रबंध करवाए जा रहे हैं? जिले के अधिकारियों ने आपको किस प्रकार के प्रबंध के बारे में जानकारी? देखो, सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोगों का यही प्रयास है कि लोगों को हम लोग जान बचा सकें, उनको जागरूक कर सकें। जो लोग पीड़ित हैं उनको हम लोग मदद कर सकें, उनका इलाज कर सकें। ये सारी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए हैं।
लेकिन वास्तव में स्थिति मैंने जीवन के अंदर पहली बार ऐसा देखा है कि हमारे सामने तड़प तड़प के व्यक्ति ने जान दे दी, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है उसकी कमी। मुझे तो दुख होता है कि जो समय हमारे पास में था उस समय हम पूरे देश के अंदर हमारी जनसंख्या को देखते हुए हम लोग वैक्सीनेशन का एक बड़ा अभियान चलाकर और लोगों को हम लोग बचा सकते थे, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। उस समय हमारे देश के लोगों ने जिस प्रकार से वाहवाही लूटने के लिए हमारी वैक्सीन को पूरे दूसरे देशों के अंदर जिस प्रकार से एक्सपोर्ट किया गया, आज देख लीजिए आज स्थिति ये है कि वो लोग मुंह छुपा के घूम रहे हैं। नवलगढ़ के हॉस्पिटल को आपने खुद रुचि ली, आप खुद फील्ड में हो, लेकिन और भी कई विधायक है, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे जिला अस्पताल को लेकर हम बात करें तो नवलगढ़ से बहुत कम है, लेकिन अन्य क्षेत्र से काफी है। किसी भी विधायक का कोई ध्यान नहीं, तो क्या मैसेज दोगे? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि नवलगढ़ का अस्पताल आने वाले समय के अंदर दूर दूर के लोग वहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। आज हमारे वहाँ के चिकित्सक भी खूब मेहनत कर रहे हैं। बहुत बड़ा अस्पताल है, आने वाले समय में और सुविधा हम लोग करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। कोरोना और लॉकडाउन के चलते भरतपुर स्टेशन पर सन्नाटा है। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर अक्सर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब यात्रियों की संख्या में भारी कमी है। ऐसे में रेलवे को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर जंक्शन वो जंक्शन है जहां से हजारों की संख्या में रोज यात्री सफर करते थे, इधर दिल्ली की तरफ जाते थे और इधर मुंबई की तरफ जाते थे। दिल्ली मुंबई ट्रैक मार्ग पर सबसे ज़्यादा जो यात्रियों की संख्या देखी जाती थी वो भरतपुर जंक्शन पर देखी जाती थी, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो धौलपुर के लिए भी जाती हैं, इधर नदबई बांदीकुई होते हुए जयपुर तक यात्री सफ़र करते थे। लेकिन आज कोरोना काल के चलते हालात ऐसे हैं कि स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह पूरा स्टेशन खाली नजर आ रहा है। ये कोरोना काल के चलते हुआ है। इससे कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। ट्रेन जो है वो खाली नजर आ रही हैं, खाली ट्रेनें जा रही हैं और कहीं ना कहीं रेलवे की जो कमाई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, क्योंकि जब यात्री नहीं आ रहे तो फिर रेल की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं घटी है। ऐसे में हालातों को जायजा लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह कुछ ट्रेनों को प्रभावित भी किया गया है। प्रवासी मजदूरों की जो ट्रेन आ रही हैं वो खाली जा रही हैं। हमें स्टेशन अधीक्षक से बात कही तो उन्होंने बताया कि जो ट्रेन है उनमें एक एक डिब्बे में सिर्फ 4-4, 5-5 लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर ट्रेन जो खाली जा रही हैं। बिल्कुल पूरे स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा छाया हुआ है। ये वो स्टेशन है जहां हर 10 मिनट में ट्रेनों की लाइनें लगी रहती थी, लेकिन इस समय इस स्टेशन के हालात आप देख सकते हैं। स्टेशन के हालातों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ कोरोना काल की मुसीबत है। कोरोना काल में किस तरह स्टेशन सुनसान नज़र आ रहा है, इन हालातों को आप देख सकते हैं। किस तरह स्टेशन पर एक तरह से मायूसी छाई हुई है। लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो कर्मचारी हैं वो ही अपने यहाँ पर रुके हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी है उनको बखूबी निभा रहे हैं। 1-2 यात्री जो हैं वो आ रहे हैं, उनको ट्रेनों को बाकायदा चेक किया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही उन पर मास्क और सारी जो कोरोना गाइडलाइन की पालना है उनको फॉलो करा करके और उनको स्टेशन परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। ईद के बावजूद सवाई माधोपुर जिले की मस्जिदों में सन्नाटा है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मस्जिदों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सख्ती से जो लॉकडाउन की गाइडलाइन है उसकी पालना करवाई जा रही है। माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसका सीधा असर सामाजिक समारोह तथा धार्मिक समारोहों पर भी पड़ा है। सवाई माधोपुर जिले में आज ईद का पर्व है, लेकिन ईद के पर्व पर भी पूरी तरीके से सभी मस्जिदों में सन्नाटा छाया हुआ है। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने कल ही मुस्लिम धर्मावलंबियों की बैठक भी आयोजित की थी, जहां पर सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को सीधे तौर पर यह निर्देशित किया था कि वे ईद का पावन पर्व अपने घर पर ही रह करके बनाएं, अपने घर पर ही रह करके नमाज अदा करें। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित मस्जिद पर। यह बजरिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जा सकती है, जहां पर आज ईद के पावन पर्व पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ पर पहुँचते थे और अल्लाह की बारगाह में अपना सजदा अदा किया करते थे। लेकिन
आज देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरीके से मस्जिद पर सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस का कड़ा पहरा इस मस्जिद पर रखा गया है ताकि कोई भी मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिद में प्रवेश नहीं करे और कोरोना संक्रमण को सीधे तौर पर दावत नहीं दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि मस्जिद के भीतर लोग नहीं जाएं। जिला प्रशासन की अनुपालना में पुलिसकर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारी लगातार ईद के मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण अधिक लोगों में नहीं फैले और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। ईद उल फितर के मौके पर आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इबादत की गई। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जनुअल आबिदीन ने परंपरा के मुताबिक दरगाह शरीफ पहुंचकर जन्नती दरवाजे के जरिए आस्थाने में प्रवेश किया और खास दुआ की। इस मौके पर दरगाह दीवान ने देश के सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने पर धन्यवाद दिया और साथ ही अपील करते हुए कहा कि देश दुनिया में जब तक कोरोना का खात्मा नहीं होता लोगों को अपने घरों में रहना होगा और घरों से ही इबादत और पूजा कर अपने और अपने परिवार वालों की हिफाजत करनी होगी। मुबारकबाद देता हूं और वो वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने इस पुरआशोब बीमारी के मद्देनज़र रखते हुए जिस किस्म के मुजाहरा किया है वो वाकई में काबिल तहसीन है, काबिल मुबारक हैं। और फ़कीर दुआ करता है बारगाह इलाही में कि इस मौलिक बीमारी से तमाम मुल्क वासियों को और पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे। स्वर्णनगरी जैसलमेर में ईद और अक्षय तृतीया के पर्व पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि कोरोना महामारी के चलते लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बधाई दी। वहीं ईदगाह पर पुलिस जाब्ता तैनात नजर आया। कोरोना के कोहराम के बीच ईद और अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से अपने घरों में ही मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इसका साफ दृश्य आप देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर की ईदगाह पर जहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। भीड़ तो दूर, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं आया है। सभी ने अपने घर पर इबादत की है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ भी नज़र आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ईदगाह पर लॉक लगा है। पुलिस जाब्ता भी तैनात है ताकि किसी तरह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना ना हो सके। सड़कों पर सिर्फ वही लोग हैं जो किसी आवश्यक या इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनके लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है, पुलिस जाब्ता जो है वो भी तैनात है ताकि कोरोना गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। और कुल मिलाकर लोग जो है वो भी सतर्क और सजग नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नरेश कुमार है जो कि पुलिस अधिकारी है। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियाँ की गई है ईद और अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर। नमस्कार। ईद की मुस्तैद ड्यूटी लगा रखे हैं पुलिस ने और मुसलमान भाइयों ने अपने भी राज्य सरकार के आदेशों के निर्देशों कोविड-19 को देखते बिल्कुल पालना की है। कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ ईदगाह पर नहीं आया है और बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अक्षय तृतीया को लेकर किस तरह का जो है वो माहौल और ईद को लेकर किस तरह से लोग जो है ये सामाजिक पर्व घर पर मना रहे हैं? अक्षय तृतीया के लिए भी ये हिंदू समाज लोगों ने अपने घरों में रहकर अक्षय तृतीया मना रहे हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आज हमेशा के माफी आज भीड़ बहुत कम है और मुसलमान भाई भी नहीं आए हैं। श्रीमान कैबिनेट मंत्री महोदय द्वारा अपील की गई थी व्हाट्सएप पर, उनकी पूरी पालना की गई है और राज्य सरकार की मर्जी की बिल्कुल पालना की गई है। कहीं ना कहीं जो है सामाजिक सौहार्द देखने को मिला है। तो वहीं ईद और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के महापर्व पर लोग घरों में रहकर ही जो है वो पर्व को मना रहे हैं। सुबह जो है ईद को लेकर भी ईदगाहों पर लगा था कि भीड़ हो सकती है, उसको लेकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना को लेकर हर कोई सतर्क और सजग है ताकि इस कोरोना की जंग को। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सीकर में भी ईद के मौके पर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ की। कोरोना वायरस की गाइडलाइन के चलते कहीं भी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं की गई। इसके साथ साथ मुबारकबाद देने का दौर भी मोबाइल पर से ही चला। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान ने घर में ही नमाज अदा की और घर पर होने वाले ईद का कार्यक्रम भी इस बार स्थगित कर दिया। सभी मुस्लिम समाज के हमारे देश और प्रदेश वासियों ने हमारी इस कोरोना महामारी से जिस प्रकार से हमारी जानें जा रही हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए हमारे परवरदिगार मालिक से दुआ की गई, ये मालिक
अब हमारी ज़्यादा परीक्षा ना ले, हम इतनी परीक्षा देने के काबिल नहीं हैं और इस बीमारी से हमारा छुटकारा दिला।